اس نے सामान के साथ खाना खाया। सारे दौरानिए में सामान की बातों पर मुस्कुराती वो अब के बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। गर्दन का ज़ख्म अलबत्ता ज़रा सी जंबिश पे तकलीफ़ दिया करता था, बाकी के ज़ख्मों और छोटी चोटों पे तकलीफ़ का असर बहुत कम था या फिर शायद इसे महसूस कम हो रहा था। वो अंदाज़ा नहीं कर पाई। इसने खाना खाया और फिर इनको सलाम करती खाने के बर्तन लिए कमरे से बाहर निकल आई। लॉन्च से गुजरती इसकी निगाह बेसाख्ता के कमरे के बंद दरवाजे पर फिसली थी। जाने कहाँ था वो। गहरा सांस भरती हुई आगे बढ़ी तो बीजान को किचन में काम करता देखकर इन्हीं के पास चली आई। बख्तियार की सारी बातें यकीनन वो भी सुन चुकी थी और अब इस रुख फेरे खड़ी थी कि इसका सामना करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। बीजान इसने पास जाकर इन्हें पुकारा, फिर स्लेब पर बर्तन रख दी। इन तक आई। उन्होंने खामोखा सुनहरी होती प्याज पे चम्मच चलाया था। बीजान इसने अब के इन्हें कंधे से थामकर अपनी जानिब नरमी से घुमाया तो धक से रह गए। इनकी खूबसूरत आंखों में बेतहाशा आंसू जमा थे और पलकों पे इतना पानी लगा था कि हद नहीं। बीजान क्या हुआ है? इसने भौंकलाकर इनका चेहरा दोबारा दोबारा अपनी जानिब फेरा था। बख्तियार ने जो कुछ भी कहा, बच्चे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस सब के बाद तुम्हारा सामना कैसे करूं। वो कैसी इतनी घटिया बात कर सकता है? इसे मैंने ये नहीं सिखाया था। मैंने तो कभी इसमें और वली में फ़र्क ही नहीं किया। फिर कहाँ से भर गया इसके अंदर इतना जहर? इसे और वली दोनों को हर हर नवारा कलमा पढ़कर खिलाया। दोनों को कुरान सुनाते सुनाते बड़ा किया है मैंने अमल। फिर क्यों है ऐसा कि एक रेशम है और दूसरा टाट? एक इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ है तो दूसरा सर से चादर खींचने की बातें करता है। एक ज़ख्म समेटता है और दूसरा ज़ख्म देता है। मैंने तो कभी फ़र्क की किसी को लेकर इन दोनों के दरमियान नहीं आने दिया। फिर ये सब इसने कहाँ से सीख लिया? मुझे लगता है मेरा दिल फट जाएगा अमल। इसे ऐसे देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे ऐसे कैसा समझना चाहिए। एक माँ अपनी ज़िंदगी भर की रियाज़त को ज़ाया होते देखकर बिलबिला उठी थी। हाँ, अब इनकी बर्दाश्त से भी सब कुछ बाहर होने लगा था। इसने दुःख से इन्हें देखा, फिर आहिस्ता से इन्हें अपने गले लगाया। ये हिम्मत इसे ही करनी थी, अच्छी बेटी इसे ही बनना था। इसके वालिदैन बूढ़े होने लगे थे और इन्हें अब सँभालना इसकी ज़िम्मेदारी थी। इनके हर आँसू को समेटना अब इसके कंधों पर आ गिरा था। वो वक़्त आ गया जब इनकी ज़िंदगी भर की मेहनत का सिला इन्हें मिल ही जाना चाहिए था। और अब वो वक़्त भी आ गया जब इसे अपने आँसुओं को भी खुद सा ही साफ़ करना था, गिरकर खुद उठना था, गिरे हुओं को उठाना था। इसने न खुद से अलग किया, फिर मुस्कुराकर इनकी जानिब देखा। हर पौधा, हर दरख्त, हर ग़िज़ा एक सी नहीं होती बीजान। एक ही पानी, धूप, हवा और कड़ी निगरानी के बावजूद भी कुछ को खार बनाना होता है और कुछ को गुलाब। ये इंसान के बस की बात नहीं होती बीजान। ये तो अल्लाह के काम होते हैं, किसे बबूल बना दे, किसे रेशम अता करे। आपने ज़िंदगी भर धूप में अपनी पुछ चलाकर इन्हें सँवारा, लेकिन जिनका मुक़द्दर ही कांटे वो फूल नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। बीजान अपनी आँखें दुपट्टे से साफ करती से सुन रही थी। वली को घना दरख्त बनाकर आप पे साया फ़कन होना ही था और बाजी को अपनी शाखें तमाज़ुन में जलाकर एक उजाड़ दरख्त की सूरत ही इख्तियार करनी थी। इसमें आपका कसूर नहीं है बीजान। खुद को इन बातों के लिए इल्ज़ाम मत दें जिन पर आपका कादिर ना हो। मुस्कुराकर इन दोनों की भीगती आँखों को नरमी से अपने अंगूठों से साफ किया, फिर इन्हें ज़ोर से भींचकर गले लगाया। अब बस भी करें रोना-धोना। क्या पका रही थी आप मेरे लिए? सूप था शायद। जल्दी करें ना, फिर भूख लगी है मुझे। वो हँसकर हांडी की जानिब पलटी थी। अभी तो खाना खाया तुमने, फिर से भूख लग गई? समझा करें ना बीजान, सूप की भूख लगी है मुझे। अब जल्दी से बनाएँ प्लीज़। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी और आपने रोना नहीं है, ठीक? मैं चलती हूँ। एक दफ़ा फिर इन्हें खुद से लगाकर वो पलटी तो बीजान ने अपनी लाडली को आसूदा देखकर सुकून का साँस खारिज किया। किचन से बाहर निकलते इसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ी और शहद रंग आँखें आँसू के पानी से जगमगाने लगी। इसे सबको बहरहाल ये यकीन दिलाना था कि वो ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। आहिस्तगी से ज़ेहनें चढ़ते इसका दिल भारी होने लगा था और बोझ उठाते-उठाते अब इसकी जान ख़त्म होने लगी थी। कमरे में आकर इसकी निगाह बेड पे पड़ी। इसके सियाह शॉल की जानिब उठी। इसके साथ इसकी सियाह जैकेट रखी थी जो इसने इस रात अमल के कंधों पर डाली थी। इसके हलक में आँसू का गोला सा बनने लगा, आँखों में ढेरों पानी ली। वो नज़दीक चली आई, शॉल को अंतरे हाथ में लेकर खुद से करीब किया। एक पल को आँखें बंद करके इसने इसके मलबूस की मैं खुद में उतारी तो साँसें तक महकने लगी। इसे अभी बहुत सारा रोना था, बेतहाशा रोना था, बेहद बेहिसाब रोना था। गहरी होती किसी शाम में बहती झील के पास बैठ के वो बहुत सा रोना चाहती थी। आगे बढ़कर उसने इसकी जैकेट उठाई, इसे भी खुद से लगाकर वो फूट-फूट कर रो पड़ी। इसे आज इस लम्हे एहसास हो रहा था कि वली से पहले से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। जब इसने इसके गिर्द चादर लिपटी थी, जब इसने इसके इतने करीब आकर भी नज़रें उठाने की गुस्ताखी नहीं की
کی थी, जब इसकी तकलीफ पर इसने आँखें मींची थी और जब जब इसके लिए वो अपने ज़ख्मों की परवाह किए बगैर दीवानों की तरह भागता आया था। हाँ, इसे इस सारे अरसे में वो पहले से भी ज़्यादा अज़ीज़ हो गया था। इसे वो पहले से भी ज़्यादा अपना लगने लगा था, लेकिन इन सारी साथों में इसके की जाने वाली मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा ज़ख्म देने लगी थी, ज़ख्मों को उधेड़ने लगी थी। खिड़की से लग कर गिरती धूप उदासी से गर्दन झुकाकर बैठी एक रोती लड़की को देख रही थी, जिसकी मोहब्बत ने इसे हमेशा ही रुलाया था। अगले दिन जासिम हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रहा था और साथ-साथ इस वली को नसीहत भी जारी थी। वैसे तो अब तुम पूरी तरह सेहतयाब हो, लेकिन फिर भी ज़ख्म ताज़ा है, एहतियात करना बेहतर है तुम्हारे लिए। इसने बेज़ारियत से यहाँ-वहाँ देखा, फिर जासिम को आवाज़ दी, ये मोहसिन मेरे कपड़े नहीं लेकर आया हॉस्पिटल से, लाया है, अंदर कमरे में रख दिए थे इसने सारे शॉपिंग बैग्स। सर हिलाकर वो कमरे की जानिब बढ़ा। कुछ ही देर बाद फ्रेश होकर गीले बालों को तौलिए से रगड़ता बाहर भी चला आया। इसका मखसूस कमीज शलवार वाला लिबास गाँव में ही था और जो शॉपिंग इसके लिए असगर ने की थी वो सारी जीन्स शर्ट जैकेट्स पर मुश्तमल थी। इसे फ़िलहाल इसी में से कुछ पहनना था, इसलिए इसने ब्लू जीन्स के साथ सफ़ेद टी शर्ट पर हल्के ठंडे मौसम की मुनासबत से भूरी जैकेट पहन ली थी। जासिम जो बस अपनी चाबियाँ उठाता घर से निकलने ही लगा था, इसे देखकर लम्हा भर के लिए ठहर गया और अब ब्रश से बालों को जमा रहा था। दियो मलाई कहानियों का बेहद खूबसूरत मुजस्समा, ख्याल रखना अपना वली। इसने अपना यह से बस इतना ही कहा तो वली ने लापरवाही से सर हिलाया। जासिम इसकी लापरवाही पर सर हिलाता बाहर निकला तो इसने अपनी गाड़ी की चाबियां उठाई और बाहर की जानिब बढ़ा। गाँव के जानिब वापसी के रास्ते पर इसका चेहरा बेहद संजीदा था, खौफनाक हद तक संजीदा। गाड़ी खिलाफ तवक्को हवेली की जानिब मुड़ने की बजाय इसे थाने को जाती रास्ते पर मोड़ दी थी। बमुश्किल आधे घंटे की ड्राइवर के बाद वो थाने के सामने गाड़ी रोक रहा था, फिर चाबी इग्निशन से निकालता और बाहर निकल आया। अंदर की जानिब जाती राहतरी को पार करते हुए बहुत से एहलकारों ने इसे सलाम किया था। इसने महज सर के खमसे ने जवाब दिया और अंदर ही अंदर बढ़ता गया। टॉर्चर सेल की जानिब बढ़ते इसके कदमों की धमक से आने वाली सांसें सिकुड़ने लगी थी। एक पल को इसने बाहर खड़े एहलकार की जानिब देखा, फिर इसके तसल्ली बख्श इशारे पर वो दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल सालों बाद वैसा ही था, खामोश, बेरहम और ठंडा। दरमियानी टेबल के इसी तरफ कुर्सी पर जोगी गर्दन झुकाए बैठा था, ऐसे कि वली की जानिब इसकी पूछ थी। वो तैसे दांत जमाता आगे बढ़ा और उसकी कुर्सी को एक जोरदार लात मारी। जोगी की कुर्सी कुर्सी समेत दूर जा गिरा था। इसने इस हमले पर बौखलाकर यहाँ वहाँ देखा भी, लेकिन इसे वली नजर नहीं आया। वो इसके ऐन पीछे खड़ा था। फिर एक झटके से आगे बढ़ा, टेबल को लात से परेड किया और जेब से तेज धार छोटा सा चाकू निकाल के ऐसे जोगी का हाथ बेरहमी से पकड़ा और 3-4 बार शड़प शड़प की आवाज़ के साथ चाकू फेरा तो टॉर्चर सेल इंसानी चीखों से गूंज उठा। इसके हाथ से खून उबल उबल कर कच्ची मिट्टी में जब्स होने लगा था और वो दर्द से बलबलाता ज़मीन पर अधमरा सा पड़ा था। इसने इसे बालों से पकड़ के सीधा करके ज़मीन से लगाया, फिर इसके सामने कुर्सी रखता बैठा। जोगी की खौफज़दा नज़रों ने पल भर को इसके बेरहम से यक तासरात वाले चेहरे को देखा। अपने कांपते हाथ को दूसरे हाथ से दबाता वो बिल्कुल दीवार से चिपक कर बैठ गया था। दर्द हो रहा है। वली की आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन इसकी सरसराती मध्यम सी आवाज़ ने जोगी की गर्दन के बाल तक खड़े कर दिए थे। बहुत शौक है तुम्हें लोगों के खून की बू सूंघने का। जोगी का वजूद दर दर कांपने लगा था। इसने झटके से इसे गले से दबोच कर दीवार में बसी जमाया। जोगी की आंखें इतनी शिद्दत से उबलने लगी, मगर वली का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। इसका सपाट सा चेहरा रगों में गर्दिश करते लहू तक को जमा रहा था। इस रात अगर जो वो मुझे नहीं रोकी तो खुदा की कसम मैं तुझे जान से मार देता। लेकिन क्या हुआ अगर जो मैं तुम्हें इस रात नहीं मार सका तो? जोगी की आंखें फटकर बाहर गिरने लगी थी। इसने पूरी कुव्वत से इसका हलक दबाया तो जोगी का सांस रुकने लगा। लगता था अगले ही पर लम्हे रूह परवास कर जाएगी, लेकिन वली इसकी समात में कोई आवाज़ सी गूंज रही थी। इसने एक दो बार भी सर झटका, लेकिन वो इसकी आवाज़ को ना झटक सका। वो इसे झटक देने पर भला कादिर ही कब था। आप कातिल नहीं हैं वली, आप इन सब जैसे नहीं हैं। नहीं, इसने दोबारा सर झटका था। पसीने की बूंदें इसकी कनपट्टी से फिसल कर गिरने लगी थी। आज जानना नहीं है अली, आप बेकसूर हैं वली। और ये हद थी। इसने झटके से इसे छोड़ा तो वो बुरी तरह खांसता हुआ दूसरी जानिब को गिरा। इस अपनी बेबसी में हद दर्जा गुस्सा आया था, लेकिन वो थी कि इसे इंसान से जानवर बनाने ही नहीं देती थी। वो भी इन सब जैसा बनकर इन्हें इसी तरह जहन्नुम रसीद करना चाहता था, लेकिन वो इसे खुदा बनने से रोक लिया करती थी।
हर दफ़ा रोक लिया करती थी। कुर्सी से उठकर वो उसके सामने पंजे के बल बैठा। जोगी ने बमुश्किल ज़रा निगाह इस पर घुमाई थी। इससे जमे दाँतों को मज़ीद पीसकर इसे गर्दन से उठाया, फिर दीवार से लगाकर इसकी आँखों में देखा। "ये आखिर इसलिए होगा क्योंकि इस रात तुमने इसे अज़ियत दी थी, तुमने इसे हाथ लगाया था, तुमने इसके साथ बदतमीज़ी की थी और ये करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था, जो कि 1000 बार सोचना चाहिए था।" अगले ही पल में इसने एक ज़ोरदार जमा मुक्का इसके जबड़े पर मारा तो जोगी के सर पर पल भर को सारा टॉर्चर सेल घूम कर रह गया। अब के बेदम होकर ज़मीन पर गिर पड़ा था। इसे जैकेट के आस्तीन से माथे पर आया पसीना साफ़ किया और खामोशी से सपाट चेहरा लिए बाहर निकल आया। वो आज जोगी को मारने आया था, कत्ल करने आया था वो इसे, लेकिन वो इसे कत्ल नहीं कर पाया था। तंग व तारीख रातों में आगे बढ़ते अब इसका बेतासुर चेहरा वाज़ेह न था। इस पर जमी वरत जैसी सदियों की दुश्मनी का नतीजा था। मगर इसे इस तरह मार कर वली अहमद के अंदर जली आँख को जैसे किसी ने तस्कीन पहुँचाई थी, ऐसी तस्कीन जो सुकून से खाली हुआ करती थी। बख्तियार ने शाज़िया को बालों से पकड़ के खींचा और अंदर की जानिब बढ़ा और इसे अपना आप छुड़ा रही थी, बुरी तरह चिल्ला रही थी, मगर बख्तियार पर तो जैसे कोई जुनूनी सी कैफियत सवार थी। इसने इसे लाउंज में लाकर धक्का दिया तो वो धूल जा गिरी। बेजान अपने कमरे से घबरा कर भागती आई थी और ज़मान जो कुछ ही देर पहले सोने लेटे थे, इस दोपहरी में उठकर आनन फानन चश्मा लगाते कमरे से बाहर निकले। अमल भी सीढ़ियों से तेज़ी के साथ उतरती नीचे आ रही थी। "आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? वो सब जो मेरे भाई ने किया इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, फिर मुझे सज़ा किस बात की मिल रही है?" शाज़िया इस पर चीखी तो बख्तियार बिगड़ते चेहरे के साथ इसे मारने के लिए आगे बढ़ा। अमल बेसाख्ता इसके दरमियान आई थी। "ये आप क्या कर रहे हैं भाजी? इंसानियत की आखिरी हदूदों से बिगड़ना चाहते हैं क्या आप? जो इसके भाई ने किया सो किया, इसकी सज़ा भाभी को नहीं दे सकते आप। इन्हें सज़ा देने का कोई जवाज़ नहीं है आपके पास।" इसने बेख्तियार सीने पर पूरी कुव्वत से ज़ोर डालकर इसे पीछे धकेला था। ज़मान ने भी एक खरीचदार आवाज़ में इसे तंबिया किया। "बख्तियार, इंसान का बच्चा बन अपनी नज़रों में इस कदर ना गिर के फिर उठाना अज़ाब हो जाए।" अमल ने झुककर रोती हुई शाज़िया को हाथ देकर उठाया, लेकिन बख्तियार एकदम आगे बढ़ा। "मैं कहता हूँ कि तू अभी के अभी दरमियान से हट जा अमल, मुझे इससे हिसाब लेने दे।" इसने अमल को हाथ से खींचकर एक तरफ किया, लेकिन वो फिर से इनके दरमियान आ गई थी। बीजान ने भी शाज़िया को सहारा देकर पकड़ कर रखा था। इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। बिखरे बाल, आधे नीचे को झूलता दुपट्टा और हिचकियों से रोती हुई वो गैर होती हालत के साथ सहम कर बख्तियार के बिगड़ते तेवर देख रही थी। "बाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? जो इसके भाई ने किया आप वही कर रहे हैं? खुदा के लिए होश में आए।" बख्तियार ने एकदम तैश में आकर अमल पर हाथ उठाए ताकि अगले ही पल किसी ने मजबूती से इसका हाथ पकड़ लिया। बख्तियार ने चौंक कर पीछे देखा। "जब बात करने नहीं आती तो बात किया भी मत करो। घर के औरतों पर हाथ उठाकर कौन सी मर्दानगी है जो साबित करना चाह रहे हो तुम? और तुम्हें अपना हक किसने दिया हाथ उठाने का?" वो वही था जिसकी आवाज़ सैकड़ों मर्दों में मुमताज़ हुआ करती थी। अमल ने चौंक कर आँखें खोली। वली ने आराम से बख्तियार के सर पर फूँका, चेहरे को देखा और इसे पीछे को धक्का दिया। वो लड़खड़ा के पीछे हुआ था। फिर चंद कदम चलकर वो झुका और ज़मीन पर गिरा। शाज़िया का दुपट्टा उठाया, इसे इसे अमल के हाथ में दिया। "कमरे में लेकर जाओ इन्हें बीबी।" अमन ने इस बात में सारे हौले-हौले काँपती हुई शाज़िया को लिए कमरे की जानिब बढ़ गई। वो बख्तियार की तरफ पलटा। "क्या करने चाह रहे थे तुम? जिसने ऐसी घटिया हरकत की है, हिसाब जाकर इससे लो ना कि किसी ऐसे इंसान पर अपना गुस्सा उतारो जिसका मुस्तहिक ही ना हो। मुझे तुमसे डिक्टेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वो मेरी बीवी है, मैं इसे किसी की भी सज़ा दूँ, इससे तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए।" इसकी सुर्ख अंगारा आँखें देखकर वली बेतरह चौंका था। ये आँखें किसी नशे के ज़ेर असर लगती थी। "कहाँ थे तुम कल रात सारी रात?" इसके पूछने पर ज़मान जो बख्तियार की जानिब बढ़ रहे थे चौंक कर रुक गए। बीजान भी ठहर गई थी। बख्तियार के लड़खड़ाते कदम बेसाख्ता पीछे हटते। "देख लूँगा मैं तुम्हें भी और इस हाशिम को भी देख लूँगा मैं सबको।" पसीने से शराबूर होता वो बाहर की जानिब बढ़ा। ज़मान जिसके पीछे जाने लगते वली ने इन्हें रोक लिया। उन्होंने इसे फ़िक्रमंदी से देखा था। "ये कहाँ था पिछली सारी रात वली?" इनकी आवाज़ काँप रही थी। वली ने कंधों से थाम कर इनकी आँखों में देखा। "कहीं भी नहीं सरदार बाबा, शायद मुझे गलतफ़हमी हुई है।" वो इन्हें मज़ीद कुछ भी बताकर तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करना चाहता था। उन्होंने थकनज़दा सी साँस ख़ारिज की। "मैं बूढ़ा हो गया वली, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं।" इसके कदमों की लर्ज़िश बता दी कि वो कल सारी रात कहाँ रहा है। इसने गहरा साँस लेकर इनके कंधों से हाथ हटाए, फिर पीछे की जानिब पलटा, मुस्कुरा कर इन्हें देखा। वो इसके लिए ऐसे मुस्कुराने पर निहाल ही
تو ہو گئی تھیں۔ کیسی ہیں آپ بی جان؟ میں ان سارے دنوں میں آپ کے ہاتھ کے کھانے کو بہت یاد کیا ہاسپٹل میں، وہاں تو مجھے اصغر کے ہاتھ کا بنا عجیب سا کھانا کھانا پڑتا تھا۔ بی جان اس کی بات پر نم آنکھوں سے ہنستی تھی، پیچھے کڑے زمان بھی آنکھوں کی نمی صاف کرتے بے ساختہ مسکرائے تھے۔ اس سخت سے لڑکے کو نرم باتیں کرنا بھی آتی تھی۔ ابھی لاتی تو بیٹھ آرام کر، زخم کیسا ہے اب ہاتھ کا؟ بہت بہتر ہے پہلے سے۔ اس کے کہنے پر انہوں نے مسکرا کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر اپنی نظروں سے اس کی نظر اتارتی کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ زمان کے بلانے پن کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ اپنے زخمی تھے تم، کتنا روکا میں نے تمہیں، مگر مجال ہے جو تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ ان کی نرم سی ڈانٹ پر اس نے مسکرا کر سر جھکایا تھا۔ زمان کو وہ پرسکون لگا، غیر معمولی سا پرسکون۔ اس کے سکون نے زمان کو ذرا بے سکون کیا تھا۔ ولی احمد نے بہت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس سب کے پیچھے ہاشم کا ہاتھ ہے؟ زمان کے سوال پر سنجیدگی سے چہرہ اٹھایا۔ میں اس سے خود ڈیل کرنا چاہتا تھا سردار بابا، وہ ایک بہت خطرناک اور شاطر انسان ہے، ہر کوئی اس کے ساتھ مقابلے پر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسے تو پولیس لے گئی ہے گرفتار کر کے، مشکل ہی ہوگا اس کا اب جیل سے نکلنا۔ ولی نے ان کی بات پہ تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ آج ہی رہا ہو جائے گا وہ سردار بابا، اور مجھے نہیں لگتا مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے رہا ہوگا۔ زبان نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ پھر میں تو اس سے اتنا بڑا ظلم کر کے دندناتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ولی، کچھ کرنا پڑے گا، ایسا کرتا ہوں کچھ آدمیوں کو۔ اس سب کی کوئی ضرورت نہیں سردار بابا، ان سب باتوں کو پہلے ہی طے کر چکا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ اسی پر بی جان نے اسے کچن سے آواز دی، سے مسکرا کر زمان کو دیکھا۔ بی جان بلا رہی ہے، ان کے بلانے پر نہیں گیا تو جانتے ہیں نا کیا ہوگا؟ ان کے سوال کو آرام سے ٹارچ دے کر جب وہ کچن کی جانب بڑھ رہا تھا، زمان نے سوچی نظر سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ ولی احمد ہمیشہ کی طرح انہیں آج بھی سمجھ نہیں رہا تھا۔ اسی پل میں شاہجہاں کے کمرے سے نکل کر کچن کی جانب بڑھی۔ بی جان، وہ بھابی، وہ بی جان کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آواز پہ بی جان سمیت پلٹا، اس کی نظر اس سے پل بھر کو الجھی تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ بی جان نے تازہ بنے سالن کی آنچ بند کر کے اسے دیکھا۔ بھابی بلا رہی ہیں آپ کو، اس نے کہا اور جلد سے جلد کچن سے جانے کے لیے پڑ تلنے لگی۔ اس کی چند دنوں کی غیر موجودگی کے بعد وہ ہمیشہ اس کے سامنے آتے ہوئے نروس ہو جایا کرتی تھی۔ ولی نے سنجیدگی سے رخ پڑا، اس کی ہچکچاہٹ سے بھلا کہاں چھپی رہ سکتی تھی۔ اچھا ادھر آؤ، یہ ولی کو کھانا نکال دو، میں دیکھوں شاہجہاں کیا کہہ رہی ہے۔ نہیں، وہ انہیں روکنا چاہ رہی تھی لیکن بے سود۔ بی جان کچن سے نکل کر گئی تو اندر ایک عجیب سا احساس تلیل ہونے لگا۔ اسے تیزی سے آگے بڑھ کر ریک سے پلیٹ اٹھائی، جلدی جلدی کھانا نکالنے لگی۔ ولی خاموشی سے ٹیبل کے گرد لگی کرسی پہ جا بیٹھا تھا، ہاف بندے بالوں کے حالے میں دمکتا چہرہ لیے، اس نے جھکی نظروں کے ساتھ کھانا ایک سامنے رکھا تو ولی نے اسے بس ایک نظر دیکھا، دل رکنے لگا تھا۔ شکریہ، اسے کھانا لگا کر دینے پر اس نے دیا شکریہ ایسا کہا تو عمل پلٹتے رک گئی۔ اس کے رک جانے پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا، پھر جلدی سے ہاتھ ٹیبل سے ہٹائے، لیکن عمل اس کے دونوں ہاتھوں کی زخمی جلد کو دیکھ چکی تھی۔ آپ میری وجہ سے بہت زخمی ہوئے ولی، آئی ایم سوری۔ شاید رنگ آنکھوں میں چمکتا مدھم سا پانی ولی کو اذیت دینے لگا۔ کیا یہ لڑکی جانتی تھی کہ وہ کتنی خوبصورت ہے؟ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ ایسے براہ راست دیکھ کر وہ اسے آزمائش میں ڈالا کرتی ہے؟ اس نے بے ساختہ اس کی نظروں سے نظریں چرائی تھی، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ ایسی کوئی بات نہیں بی بی، یہ چھوٹے موٹے زخم تو لگتے ہی رہتے ہیں، نارمل سی بات ہے، اور یہ آپ کی وجہ نہیں، کس کی وجہ سے نہیں لگے، میری اپنی لاپرواہیوں کا نتیجہ ہے یہ۔ عمل اس کے پہلو بچانے پر زخمی سا مسکرائی تھی، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ میں آپ کا سب سے گہرا زخم بنتی جا رہی ہوں ولی۔ اس کی بات پر سے جھکا کر چہرہ اٹھایا تھا۔ کیا کہہ گئی تھی لڑکی، کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے دل پر زخموں کے نشان گہرے ہونے لگے، آتی جاتی سانسوں کے ساتھ اذیت رگوں میں تحلیل ہونے لگی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی نسواری آنکھوں کے کانچ سرخی اترنے لگی تھی۔ ایسی بات نہیں عمل بی بی، لیکن مجھے تو ایسی ہی بات لگتی ہے ولی۔ وہی دو بدو جواب دینے والی لڑکی پھر سے کہیں اس کی ہچکچاہٹ پہ غالب آنے لگی تھی۔ آپ خوش رہیں گی بی بی، آپ کے قابل نہیں ہوں میں، کبھی بھی آپ کے قابل نہیں تھا، زندگی کے کئی سال بھی اسی طرح خدمت کرتا رہوں تب بھی آپ کے قابل نہیں ہو سکوں گا، سمجھی میری بات کو، ضد مت کیا کریں۔ اس نے جیسے التجا کی تھی، اس سے عمل کی آنکھوں سے آنسو پھسلا، کھانا ٹھنڈا ہونے لگا تھا، جذبات ابلنے لگے تھے۔ میں نے کب ضد کی ہے ولی، اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہوں میں؟ آزمائش میں ڈال رہی ہیں مجھے، ایسا مت کریں، اور جس آزمائش میں آپ نے مجھے ڈالا ولی، اس آزمائش کا کیا کروں میں؟ تکلیف افسوا ہونے لگی تھی، ادھیڑے زخموں سے خون رسنے لگا تھا، آنکھوں میں جمع ہوتا نمکین پانی منظر دھندلانے لگا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، معافی مت مانگے، معافی مانگ کر میری زندگی بھر کی پاکیزہ سی چاہت کو داغدار مت
मत करें वली, आप ये हक नहीं रखते, आपको किसी ने ये हक नहीं दिया। अमल बीबी, लेकिन अमल ने हाथ उठाकर इसे कुछ भी कहने से रोक दिया था। वो बेसाख्ता रुका। अमल की आंखों से फिसलते आंसू शीशे के टेबल पर रखे इसके हाथ की पुष्प पर कतरा कतरा गिरने लगे। बीबी, नहीं वली, अब सब खत्म हो गया, आपने मुझे खो दिया वली। अब तक मैं इसी उम्मीद में थी कि आप मुझे किसी और का नहीं होने देंगे, आप मुझे हमेशा की तरह किसी भी तारीख कोठरी से बचाने आ जाएंगे। लेकिन वली, मुझे लगता है आप मुझे हकीकत का सामना कर लेना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा मुझे बचाने नहीं आएंगे। इसने कहकर उबलती सिसकियों को मुंह पर हाथ रखकर रोका, फिर भागती हुई किचन से निकलती चली गई। वो वैसे ही सुनसा बैठा रह गया। अपने हाथ पे गिरे इसके आंसू न जाने क्यों दहकने लगे थे। इसके हलक में कांटे उगने लगे थे। खाने को देखकर दिल ओप गया था। आहिस्ता से टेबल से उठते हुए उसने एक फैसला किया था, एक ऐसा फैसला जो इसके और अमल के हक में बहुत बेहतर था, एक ऐसा फैसला जो इसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हाँ, एक ऐसा फैसला। आने वाले वक्त के गिरते आंसू की नमी कोई भी महसूस कर सकता, क्योंकि जिंदगी तो आज भी इतनी जालिम थी जितनी कई सालों पहले थी। हाशिम जेल से रिहा होकर आ गया था, लेकिन हवेली में कदम रखते इससे अजीब सा अंधेरा महसूस हुआ। एक ऐसा अंधेरा जो अब तमाम कम कमों को रोशन करने पर भी इस हवेली से नहीं जाया करता था। निगार बेगम खंडर होते वजूद लिए किचन में अकेली बैठी खाना खा रही थी। किसी आहट पर चौंक कर पीछे देखा तो थक से रह गई। फिर भागती हुई इस तक आई। तू कहाँ चला गया था हाशिम? तेरे बाबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी बेटा, और शाजिया बख्तियार शाजिया को मारता हुआ लेकर गया यहाँ से। हाशिम, तूने तूने क्या किया अमल के साथ? तेरी एक नहीं दो बहनों का घर है वो, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है तू बेटे? इसके साथ लगी रोती वो जैसे सारे ज़माने के गम रो रही थी। हाशिम ने मुस्कुरा कर इन्हें साथ लगाया। कुछ नहीं होगा माँ जी, हाशिम आ गया ना, अब तुम्हारा सब ठीक कर लेगा। और रहे वो लोग जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को ऐसा जंग लगाया है, इन्हें तो मैं देख लूँगा, तू फिक्र न कर, किसी का भी घर नहीं खराब होने दूंगा, देख लूँगा एक एक को। निगार इसके साथ लगी बेतहाशा रोई जा रही थी, और वो धीरे धीरे से दूर किसी गैर मर्दी नुक्ते को चिपटी निगाहों से देखता अपने जहन में एक बार फिर से खूनी खेल तरतीब देने लगा। रात अपने कमरे में आकर बैठते से सुकून से राजा को फ़ोन किया, फिर रैंकिंग चेयर पे झूलता झूल जाते फ़ोन को सुनने सुनने गया। क्या हुआ जो वली ने एक जोगी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है? इससे तो ऐसे हज़ारों जोगी पाल रखे थे, वली इन सबको हर किस भी नहीं पकड़ सकता था। एक बार फिर से ज़िंदगी खींचने का हुक्म देकर अब वो बहुत आराम से दे अंदाज में कुर्सी पर झूलने लगा था। दूसरी जानिब इसी लम्हे सफ़ेद हवेली में अर्जुमंद और नाजिया फूलों और खुशबुओं से लतीफ़ंदी दाखिल हुई थी। आज इन्हें अमल को रस्म हीना से पहले वाला जोड़ा देना था। इसके साथ इसके लिए और घर वालों के लिए बेशतर तोहफे भी थे। इनके आ जाने से एकदम मुरझाई सी सफ़ेद हवेली में हलचल सी मच गई थी। लॉन्च में आज ढोलकी रखी गई थी, जिसके लिए लड़कियां भी अपने साथ लेकर आई थी। नफीस की खालाएं भी साथ थीं। अजीब सा रौनक का समा था, झमझमाते कपड़ों में जैसे किसी आंसू की नमी महसूस हुई थी। वली अपने कमरे से बाहर निकला, निगाह एक पल को लाउंज में की जाने उठी तो पत्थर का हो गया। नफीस की खालाएं अब अमल को दरमियान में बिठाए इसकी बलाएं ले रही थी। इस पर तो पैसे वार रही थी, कहक में खुशखबियाँ क्या कहीं इसकी गुंजाइश रह गई थी। इसने बेतहाशा दर्द करते दिल के साथ कदम लॉन की तरफ फेरे। दूसरी जानिब जाते फ़ोन को भी कान पर हाथ लगाया, वो साथ साथ सुन रहा था। क्या तुम्हारी शहर में रहकर काम करने वाली ऑफ़र अब तक वैलिड है असगर? वो एक फ़ैसला था जिसे अमली जमला पहनाने में वक्त आ चुका था। 2 दिन हो गए थे इसे डेरे से अपना सामान समेटते हुए, और सारा सामान इसमें काम करते लोग और दर दीवार सब जैसे इसके जाने पर उदास थे। नवाज भी खामोशी से इसके साथ सामान समेट रहा था। एक दो बार वली के संजीदा से चेहरे को भी देख लेता, लेकिन वहाँ किसी भी किस्म का कोई अफसोस कोई मलाल नहीं था। वो यहाँ से जाने पर खुश था या नहीं, लेकिन वो मुतमईन ज़रूर था। हाँ, इतना अंदाज़ा तो नवाज कर ही सकता था। अमल की शादी बस एक हफ्ते का फ़र्क रह गया था। हवेली में ढोलकी रखी जाने लगी थी। अबला शाबा वो घर शादी का घर ही लगने लगा था। इसने फाइल समेट के एक जानब को शेल्फ में रखा, और जैसे ही पलटा नवाज को देखा बेसाख्ता रुक गया। आप क्यों जा रहे हैं यहाँ से? वो बहुत दिल गिरफ्तगी से पूछा। इसे गहरा सांस लेने पर मजबूर कर गया था। बता चुका हूँ मैं तुम्हें ऑलरेडी, लेकिन सरदार बाबा यहाँ आपके बगैर बहुत तनहा हो जाएंगे। वली सर, आप इनको ऐसा छोड़कर नहीं जा सकते, वो आपका यूं जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नवाज बस इसे रोक लेना चाहता था, लेकिन वली के वजूद पे जमा अटल सा तासुर इसे
पीछे हटने पे मजबूर कर रहा था। इसने हाथ रोककर एक पल को नवाज़ की जानिब देखा। और अगर मैं यहाँ रुक गया तो तुम नहीं जानते कितना नुकसान होगा नवाज़, इसलिए मुझे मत रोको, मैं मज़ीद यहाँ नहीं ठहर सकता। मजबूर हूँ मैं जानता हूँ आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। इसके पिचकाना से जवाब पे वली उदासी से मुस्कुराया था। इंसान तो वाक़ई नहीं कर सकते नवाज़ मुझे मजबूर, लेकिन इंसान के ऊपर एक और ताकत भी होती है जिसे हम कुदरत कहते हैं। वो हमसे बहुत से ऐसे काम करवा लेती जो कोई इंसान नहीं करवा सकता। मैं भी इसके साथ बेबस हूँ। लेकिन वली सर नवाज़, जो मैंने कह दिया है वो तुमने सुन लिया। इसकी नरम से तबीयत को वो बखूबी समझता था, इसलिए खामोशी से इसके साथ सामान समेटने लगा। सरदार बाबा को बता दिया आपने। कुछ देर बाद इसने फिर से हिम्मत करके सवाल किया तो वली के चलते हाथ रुक से गए। एक बहुत मुश्किल मरहला ही तो रहता ही था। आज बता दूंगा इनको भी, लेकिन शहर में आप करेंगे क्या? मेरे दोस्त के वालिद प्लैंडिंग का काम करते हैं, इनके साथ ही काम करूँगा। बहुत बड़ी फर्म चलाते हैं वो, मुझे भी और जॉब मिल ही जाएगी। इसने फाइल्स की जानिब रखा और टेबल से मोबाइल उठाकर टाइम देखा। फिर कुछ सोचता हुआ नवाज़ की जानिब मुड़ा। मुझे कुछ काम है नवाज़, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। नवाज़ पलटा भी कि इससे पूछे वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो तेज़ी से बाहर निकल गया था। इसके ऑफिस की हर चीज़ जैसे उदासी की गहरी चाप के ज़ेर असर लगती थी। हर चीज़ पर इसका लम्स था, हर चीज़ पर इसके निशान साबित थे। नवाज़ ने भारी होते दिल के साथ देखा, फिर से सामान समेट कर जानिब को रखा था। इसने गाड़ी हाशिम के डेरे की जानिब चलते रास्ते पर डाली थी। आज इसके अंदाज में बेसुकूनी नहीं थी, ना ही बेचैनी थी, ना ही किसी इस तरह का शाबा था चेहरे में, बस खामोशी थी। गहरी और थका देने वाली भयानक खामोश। आधे घंटे का सफ़र तय करके वो गाड़ी इसके डेरे के आगे रोक रहा था। एक नज़र इसके डेरे को देखा, फिर सर मुस्कुराते गाड़ी से निकल आया। आज वो अपने पुराने हुलिये में था। कमीज शलवार पर भूरी शाल गर्दन के लिए लिपटे, खूबसूरत और जालिम। डेरे पे काम करते बहुत से लोगों ने इसे गर्दन घुमा घुमा कर देखा। हाँ, वो था ही इतना जहर अंगेज। कुछ इसे किसी और हैसियत से भी जानते थे और कुछ को इसके बारे में खासी मालूमात भी थी कि वो हाशिम से मुकाबला करने वाला एक बहुत जरूरतमंद और खड़ा सा आदमी था। इसने सबको नज़रअंदाज करते हुए कदम अंदर की जानिब बढ़ाया। राहगीरों में से लोग इसे रुक रुक कर देखते थे। इससे परवाह किए बगैर हाशिम के ऑफिस से निकलते शहीर को देखा। शहीर इसे देखकर एकदम अलर्ट हुआ था। जाकर बता दो अंदर के वली आया है। इसने सुकून से होंठ से बने शहीर को देखा तो बेसाख्ता अंदर पलटा। कुछ ही देर बाद वो बाहर निकला तो दरवाज़ा अध खुला छोड़ दिया, जिसका मतलब कि वो अंदर जा सकता है। इसने गहरा सांस लिया और अंदर बढ़ा। हाशिम अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा झूल रहा था। इसे देखकर मुस्कुराया, वली भी मुस्कुराया था। फिर इसके मुकाबले लगी कुर्सी पर टांग चढ़ाता बोला, बैठा, कैसे हो? पहल हाशिम ने की थी। ठीक है, तुम कैसे रहे जेल में? हाशिम ने इसकी बात पर नाक सी मक्खी उड़ाई। जेल तो मेरा दूसरा घर है वली, तुम भी क्या बात करते हो? वली ने इसकी बात से इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया था। कैसे आना हुआ? इसने मुस्कुरा कर पूछा, लेकिन इसकी सी आंखें वली को देखकर दहक रही थी। दूसरी जानिब वली का चेहरा भी मुस्कुरा था, लेकिन आंखों में जमा बर्फीला सा तासुर सब कुछ जमाने लगा था। हाँ, वो एक दूसरे का अक्स था। आज मैं तुम्हें कहानी सुनाने आया हूँ हाशिम, एक ऐसी कहानी जो तुम्हें सुननी चाहिए, एक बहुत दिलचस्प कहानी जिसका तुम्हारे साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। इसकी बातों व दिलचस्पी से आगे को हुआ। और क्या है वो कहानी? वली की मुस्कुराहट बस एक लम्हे को गहरी हुई थी। क्या तुम जानते हो हाशिम कि तुम भी मेरे जैसे ही हो? वो ना समझी से पीछे को हुआ। क्या मतलब ये कि तुम और मैं, हम दोनों एक जैसे ही हैं। हर लफ्ज़ पे जोर देकर कहता हुए उसे तैश ला गया था। क्या बकवास कर रहे हो? इसमें बकवास कुछ भी नहीं हाशिम, सुनो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक नाजायज़ बच्चे की कहानी, एक ऐसे बच्चे की कहानी जो हराम रिश्तों से वजूद में आया था। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो माशरे का ज़हर आलूद सा हिस्सा था। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो लोगों की बेजा गालियाँ सुनता बड़ा हुआ था। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने जुल्म की हर इंतहा को देखकर खुद को जालिम और मज़लूम के दायरों से आज़ाद किया था। एक ऐसे बच्चे की कहानी कि जिसने हर इस जुर्म की सज़ा काटी जिसने किया ही नहीं था। और वो बच्चा वली अहमद था। इसलिए तो तुम और मैं एक जैसे नहीं हो सकते। मैं हलाल हूँ और वली तुम हराम हो। ऑफिस में एकदम मौत का सन्नाटा सा छा गया। सब कुछ साकित हो गया। हर शय, हर सांस, हर चंबेश दिल। वली मुस्कुराकर आगे को और उसकी सियाह आंखों में अपनी नस्वारी के कांच गड़े। लेकिन वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था हाशिम। हाशिम यकटक्के से देख रहा था। वो सिर्फ वली अहमद नहीं था। हाशिम का वजूद पल भर को बर्फ बन गया, बर्फ का सफ़ेद ढेर। तुम भी मेरे जैसे ही हो हाशिम, क्योंकि तुम भी मेरी तरह नाजायज़ हो। क्या तुमने कभी रूह कब्ज़ की जाने की आवाज़ सुनी है? वो भी इतनी भयानक होती है, इतनी ही दिलखिश, इतनी बेरहम। हाशिम बिना पल के झपकाए से देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने इस पर सफ़ेद फेंट
पेंट फेर दिया हो। मुझ पे सारी ज़िंदगी तुमने ज़ुल्म इसलिए किया क्योंकि मैं नाजायज़ था, लेकिन क्या मैं तुम्हें बताऊँ हाशिम कि तुम खुद क्या हो? तुम भी एक हरामज़ादे हो, तुम भी हराम की तस्म का नतीजा हो हाशिम, और तुम भी मेरे जैसे हो। वली एकदम उठ खड़ा हुआ था, लेकिन हाशिम अपनी जगह से ना हिला। लगता था जैसे सारी दुनिया का राख ढेर बन गई हो। और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन आए तो जाकर अपने इस बाप से पूछना। लेकिन एक मिनट, इसके टेबल पर हाथ रखता उसके सामने झुका, गुलाबी आंखों से इसका सफ़ेद पट वजूद को देखा। तुम्हारा बाप तो अपने गुनाहों की सज़ा इसी दुनिया में पाकर लाग़र हो चुका है। तुम ये सब अपनी इस नकली माँ से पूछना, जिसने सारी ज़िंदगी तुम्हें अपना सगा बेटा मानने का दावा किया, और आज इस तारीख में तुम भी जी कर देखो, एक नाजायज़ हराम औलाद की हैसियत से। अंदाज़ा करो कि वली अहमद ने हर गुज़रते दिन किस अज़ियत को काटा है। चलता हूँ, खुदा हाफ़िज़। वो सीधा हुआ और माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया। इस पर एक मनकारती हुई निगाह डाली और बाहर निकल गया। इसे पता था कि इसने हाशिम हुसैन को आज ज़िंदगी का सबसे बड़ा अज़ाब दिया था, एक ऐसा अज़ाब जिससे वो खुद को आज़ाद कभी नहीं कर पाएगा। इसने इसकी ज़ात को राख का ढेर बना दिया था। हाँ, इसने हाशिम हुसैन को आज तबाह कर दिया। बाहर निकलते हुए बजते फ़ोन ने इसने निगाहों के सामने किया, फिर कॉल रिसीव करते चलते हुए फ़ोन कान से लगाया। करतारपुर वाले कब तक आएंगे मोहसिन? बस आज शाम वली सर, गुड, इसने बेतासुर से कहा, फिर पलट कर एक निगाह इसके डेरे पर डाली। आज से तुम्हारा बाप तुम हमारी जिंदगियों में हमेशा हमेशा के लिए बंद हाशिम। इससे तेजी से कदम आगे बढ़ा, उसके सिहाई में डूबे डेरे को पीछे छोड़ता गया। वापसी पर इसकी कार का रुख कब्रिस्तान की जानिब था, इसी कब्रिस्तान की जानिब जिसमें इसने अपने हाथों से करम को दफनाया था। एक पल को उसने गहरा सांस लिया, फिर मगरिब की खैरी होती सियाह में डूबे कब्रिस्तान को देखा। अगले लम्हे अब वो बेशतर कब्रों के पास से गुजरता करम की ताज़ा कब्र के सामने मौजूद था। कब्रिस्तान में आज मुर्दों के रोने की आवाज़ें महफूज थीं। शाम की सियाही में डूबा कब्रिस्तान इसे आज बेहद पुरसुकून लगा था। वो चंद पल खाली खाली नजरों से इसकी ताज़ा कब्र पर मुरझाए हुए फूलों को देखे गया, फिर आहिस्ता से घुटनों के बल इसकी कब्र के सामने बैठा। दूर से देखने में बस यही दिखाई देता था कि एक ऊंचा सा लड़का सर झुकाए किसी कब्र पर बैठा था, रोशन पुरसुकून और आरामदेह सी कब्र पर। हाशिम ताबड़तोड़ घर के अंदर दाखिल हुआ था, दीवानों की तरह भागता हुआ लॉन्च में आया, लेकिन लॉन्च दर्द कम कमों में सुनसान लग रहा था। खाली पड़े लॉन्च को देखकर वो ऊपर की जानिब भागा। इसके कदम कभी लड़खड़ाया नहीं करते थे, आज कांप रहे थे। एक अनजाना सा खौफ था जो इसके गिर्द इसार खींचने लगा था, और इसी सार में इसका दम चंद ही घंटों में घुटने लगा था। हुसैन के कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खुलकर वो चंद लम्हे अक्सर निगाहें लिए इस लागत से नगारा मस्जिद को देखे गया। निगार जो इसकी यूं आनन फानन आने पे बेसाख्ता मुड़ी थी, इसकी खून आशिम नजरों को देखकर नासमझी से उठी। इसने आगे बढ़कर इन्हें दोनों कंधों से थामा और बुरी तरह झंझोड़ा। एक माँ जी, मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा तुमसे, मुझे मुझे झूठ बोलने की गलती मत करना, मुझे सब सच 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 बताना। निगार खौफजदा होकर इसका सियाह पट चढ़ता चेहरा देख रही थी। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि रात में इसे क्या हो गया था। क्या तू मेरी सगी माँ है? और निगार की निगाहें फटकर बाहर आ गईं। धड़कते और फूलते सांस के साथ उसे देख रही थी, जो इनके हाशिम से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। हाँ, वो इनका हाशिम ही लग ही नहीं रहा था, वो तो कोई बहुत बदला हुआ इंसान लग रहा था, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ था मगर इनका हाशिम नहीं। मैंने पूछा है क्या है, मैं तेरा सगा बेटा हूँ या नहीं? वो इतनी जोर से चीखा कि सारी हवेली लर्जा उठी। दरो दीवार की दीवानगी पर कांप उठे थे। निगार बेगम का सारा जिस्म सीने में नहा गया। बोलने की कोशिश की गई, लेकिन होठों की बेतहाशा लर्जिश पे कोई भी लफ्ज़ लबों से निकलने से इनकारी हो गया। सब कुछ ख़त्म हो रहा था, ख़त्म होता जा रहा था। हाँ हाशिम, लेकिन इसने अंदर इन्हें ज़ोर से एक तरफ धकेल दिया था। वो फिसलती हुई कमरे में रखे टेबल से जा लगी, माथे से खून की पतली सी लकीर फूटकर अब चेहरे पर लड़ख रही थी। हाशिम परवाह किए बगैर आगे बढ़ा और हुसैन के लाकर पड़े वजूद को पूरी तरह झंझोड़ा। क्या मैं नाजायज़ हूँ? बोलो बाबा, क्या मैं नाजायज़ हूँ? कह दो कि ऐसा कुछ नहीं है, बोल दो बस एक बार कि मैं तुम्हारा नाजायज़ बेटा हूँ। खुदा के लिए बस एक बार मुझे बता दो। वो वली झूठ बोल कर गया है, मैं जायज़ हूँ, मैं कभी इस जैसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मैं इस जैसा, मैं और एक से नहीं है, वो मुझसे कमतर है, वो मुझसे हर लिहाज में कमतर है। इसका और मेरा कोई मुकाबला नहीं। बोलो एक दफ़ा, बोलो बस एक दफ़ा ऐसा बोल दो
लेकिन हुसैन के हलक से सिवाय बेमानी आवाज़ों के और कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बोलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हलक से गर-गर करती आवाज़ों के सिवा और कुछ ना निकला। इसने यकदम तैश में आकर ज़ोर से इसे बेड पर फेंका तो वो लुढ़क कर एक जानिब को गिरा। निगार भागकर इसकी तरफ आई, धीरे सीधा किया और हाशिम को देखा। इसका चेहरा मुर्दा हो रहा था, यूँ लगा जैसे वो गल सड़ रहा था। कदम कदम पीछे जाते हुए बस एक ही बात दोहरा रहा था, बस एक ही जुमला कि वो वली जैसा नहीं हो सकता। वो जैसा कभी भी नहीं हो सकता था, लेकिन इसके बोलने से अब किसी बात पे फ़र्क नहीं पड़ता था। जो तय हो गया था वो तय हो गया था। इंसानों पर सारी ज़िंदगी ज़ुल्म करते इसने एक बार भी नहीं सोचा था कि इसका अंजाम इतना भयानक होगा, इतना खौफ़नाक, इतना तारीक। लेकिन अब इसे अंदाज़ा हो रहा था कि वली जो अभी बोल कर गया वो सब सच था। इसे सच के अज़ाब में डालकर वो तो पलट गया, लेकिन मगर ज़िंदगी के एक ना ख़त्म होने वाला अज़ाब के हवाले से कर गया था। चंद घंटे होते से ये जानने कि वो नाजायज़ था, वो एक हरामज़ादा था। वो इन चंद घंटों में गोया से सदियों की अज़ियत खुद पर गुज़ार ली थी। वली अहमद सही कहता था, ठीक कहता था वो बिल्कुल, कि वो जो बर्दाश्त करता आया था, अब इस सब को बर्दाश्त करने की बारी हाशिम की थी। इस पागल कर देने वाले सच को झेलने की बारी अब इसकी थी। अपनी हवेली से बाहर निकलते हुए उसे अंदाज़ा नहीं था वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ को जा रहा है, किस समत में भाग रहा है। इससे भाग जाना था किसी जंगल या किसी ऐसी जगह जहाँ कभी भी रोशनी का कोई अंधिया ना होता, जहाँ रोशनी का कोई वजूद ना होता, या जहाँ सिर्फ स्याही होती, गहरी स्याही, ऐसी स्याही जिसमें खुद से भी नज़र नहीं मिला सकता। अच्छा तो ये होता है इंतकाम, इसे कहते हैं इंतकाम, इसे कहते हैं वक्त के दायरों का उल्टी तरफ घूमना, इसे कहते हैं अमाल का पलटना, जुल्म का लौट आना। इसने लोगों पर बहुत जुल्म किए थे, बहुत सी इज़्ज़तें पामाल की थी, बहुत सी जानें मौत की घाट उतारी थी। इसे दौलत और ताकत में नशे में भूलकर हर खैर इंसानी हरकत की थी, लेकिन ये खुदा की दुनिया है, यहाँ इसका कानून चलता है, यहाँ इसकी हुक्मरानी ज़िंदा रहती है। ढील देने पर अगर बहुत से फ़िरौनों को इस ज़मीन की बादशाही सौंप दे, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो लगामें ढीली करके भूल गया है। सारी कायनात, सारी दुनिया, सारे आसमान और सारी ज़मीनें ज़ुल्म को भूल सकती हैं, मगर अल्लाह ज़ुल्म को कभी नहीं भूला करता। इस ज़मीन पर मौजूद हर फ़िरौन को एक न एक दिन गरक होना ही होता है। इसे भी गरक होना था अपनी सियाकारियों और बदकारियों के साथ। आज इसे भी किसी समंदर में गरक हो जाना था, क्योंकि गरक हो जाना ही हर फ़िरौन का आगाज़ भी था और अंजाम भी। भागते-भागते वो किसी गाड़ी से बुरी तरह टकरा कर नीचे गिरा। वो एक बहुत लश चमचमाती हुई कार थी। इसमें इतनी ताकत नहीं कि उठकर मज़ीद भाग सकता, इसलिए खामोशी से पड़ा रहा। चंद आदमियों ने बाहर निकलकर इसे सीधा किया, फिर इसके चेहरे पर टॉर्च मारकर देखी तो एक-दूसरे को इशारा किया। वो सब अभी इसी के घर में घुसकर इसे घसीटते हुए बाहर निकालने का इरादा रखते थे, लेकिन इनकी खुशकिस्मती ये थी कि वो इन्हें बाहर ही मिल गया था। इसे घसीटकर वो गाड़ी में डालने लगे तो हाशिम बस व पेश इसे अपने बाजू हिलाने चाहे। इनमें से किसी एक ने इसकी गर्दन पर पिस्तौल की ठंडी नाल रखी तो वो सुन्न हो गया। चुपचाप गाड़ी में बैठ, अभी के अभी इसने थूक निकल कर तेज तेज सर हिलाया था। सांप तो गोया मुंजमद ही हुए थे, लेकिन अब इसका जिस्म भी जमने लगा था। उन्होंने इसे गाड़ी में ठूसा और फिर तेजी से गाड़ी आगे भगा के ले गया। आज हाशिम हुसैन ने जिंदगी की शाम आखिरी बार देखी थी। कुछ दूर ले जाकर गाड़ी रोकी गई, इसे गांव के आखिरी सिरे पर बहती नहर के करीब उतारा गया। एक आदमी ने आगे बढ़कर इसके चेहरे पर स्याह कपड़ा डाला था, बिल्कुल वैसा ही जैसा फांसी देते वक्त मुजरिम के चेहरे पर डाला जाता है। इसके पीछे को बंदे हाथ पूरी तरह से काबू थे और वो सफ़ेद चेहरा लिए खामोशी से इन सब की कार्रवाइयाँ देख रहा था। काका किसके लोग हो तुम? हिम्मत करके इसने पूछा तो इसके कंधों पर जोर डालकर इसे घुटनों के बल कच्ची ज़मीन पर बिठाया गया। क्या तुम्हें याद है करतारपुर वाले सुखों की बेटी का रेप तुमने इसी साल की कौन सी शब को किया था, और फिर इस लड़की को मारकर तुमने इस तरह किसी बहती नहर में डाल दिया था। लेकिन हाशिम हुसैन, वो लड़की जिंदा बच गई थी। इस लड़की के बिस्तर के आखिरी लफ्ज़ थे कि इसे हाशिम हुसैन ने दरंदी का निशाना बनाया आज, और इस वक्त तुम्हें इसका बदला लौटाया जा रहा है। इसकी सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई थी। पल भर में जैसे सारी कथियाँ सुलझ गई थी, लेकिन अब वक्त ख़त्म हो चुका था, वक्त अब थम चुका था। इसके सामने खड़े आदमी ने पिस्टल लोड किया तो इसने आंखें बंद कर ली। वली इस पल कब्रिस्तान से निकला था, कंधों पर धरी बोरी शाल को दुरुस्त करता, स्याह सपाट चेहरा और खाली वजूद लिए। एक गोली फिजा में तरती है और हाशिम के दिल में बौस्त हो गई, फिर दूसरी, तीसरी, और जब तक आगे वाले की पिस्तौल में गोलियां ख़त्म नहीं हो गई तब तक इसका वजूद गोलियों से छलनी होता रहा। वली की गाड़ी कच्चे रास्ते पर एक बार फिर से दौड़ रही थी। इसके अंदर खुशी का कोई एहसास नहीं था, सरशारी की कोई कैफियत नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं था जिससे इसका वजूद खिल उठता,
क्योंकि वो जानता था इंतकाम खुशी नहीं दिया करते, बस एक तस्कीन होती है जो रगों में बहते लोगों को सर्द करती उतरती जाती है। इसका झटके खाता जिस्म जैसे साकेत हुआ, उन्होंने इसे लात मारकर नहर के मुँह जोर पानी में फेंक दिया। आँख के बदले आँख, कान के बदले कान और जान के बदले जान। इसके खून से लथपथ लाश लावारिसों की तरह आगे आगे बहती जा रही थी। दूसरों को कुत्ते के मुँह देने वाला आज खुद ऐसी मौत मर गया कि जिससे जिस्म का हर अज़ू काँप उठा। एक ऐसी अज़ियत से मरा था कि सुनने वाले के दिल बंद होने का खदशा लगता था। कुदरत का इंतकाम इतना ही ज़ालिम और कड़ा हुआ करता है। मरते वक़्त इसने आखिरी बात यही सोची थी, और हाँ, एक आखिरी बात है जो हर इंसान लुक़्मे अजल बनते हुए सोचा करता है, एक ऐसी बात जो उसकी सारी ज़िंदगी का अक्स होती है। वली ने गाड़ी सफ़ेद हवेली के सामने रोकी और खामोशी से बाहर निकल आया। आज बहुत सी जानों का बदला पूरा हो गया था, आज बहुत से हिसाब चुकता हो गए थे, आज बहुत सी कब्रों से आने वाली बैन की आवाज़ें बंद होने वाली थी, और आज बहुत से मुर्दार अपना रिज़्क समेटने वाले थे। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो चौंक कर रुक गया। ज़मान लॉन्च में बैठे थे और साथ ही बीजान परेशानी से शायद इसी का इंतज़ार कर रही थी। इसे देखते हुए एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इसने ज़मान को देखा, अब इनके बेतासुर चेहरे का हर तासुर इसे समझ आता था, तो नवाज़ से सब्र नहीं हुआ। इसने गहरा साँस लिया, फिर लॉन्च में चला आया। बीजान बेसब्री से इसकी जानें पड़ी। वली, ये नवाज़ नवाज़ क्या कह रहा है? तुम जा रहे हो? झूठ कह रहा है ना वो? तुम तो कहीं नहीं जा रहे ना? इसका चेहरा जाँचती जैसे वो बहुत से सवालात कर रही थी, काँपते दिल के साथ। अब वो अगर चला गया तो लगता था ज़मानी ज़िंदा नहीं रह सकेगी। इसने मुस्कुराते हुए ने अपने साथ लगाया, फिर ज़मान की जानिब मुतवज्जह हुआ। वो इसे ऐसे ही देख रहे थे बेयकीनी से। वो खामोशी से जाकर इनके ऐन सामने बैठा, घुटनों के बल छोटे वली की तरह, फिर इनका हाथ अपने मसनू हाथ में लेकर हकीकत से चूमा और आँखों से लगाया। ज़मान की आँखें न जाने क्यों भीग गई थी। तो तुम जा रहे हो? वो सवाल नहीं था, जवाब था, खालिस जवाब। इसका सर झुक गया था, गले में शायद कुछ अटकने लगा था, फिर मुस्कुराकर चेहरा उठाया। वो दुखी दिल के साथ इसे भी देख रहे थे। जी सरदार बाबा, क्यों वली? हाँ, अब क्यों? उन्होंने सवाल किया था अपनी बेटी की तरह, हमेशा से मुश्किलात सवाल किया करते थे वो। मैं मज़ीद इस सारी ज़िल्लत को बर्दाश्त करने की ताकत खुद में नहीं बरत पाता सरदार बाबा। मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ कोई मुझे न जानता हो, मेरी शनाख्त से मुतालिक मुझे ज़िल्लत का निशाना न बनाना हो। मैं इस पहुँच से उकता गया हूँ, मैं थक गया हूँ। इसका लहज़ा वाक़ई बरसों का थकन ज़दा लगता था। ज़माने से चंद पल देखे गए, मुझे सिर्फ़ एक बात की तसल्ली करवा दो, क्या तुम वहाँ खुश रहोगे? इनका अंदाज़ इसे ठटका गया, और ये कैसा सवाल कर रहे थे वो? वो खुश रहेगा, इसका जवाब तो इसके पास था ही नहीं। मैं खुश रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं सुकून में रहूँगा सरदार बाबा। मेरी ज़ात हर पल तंज़ और हक़ारत के निशाने पर नहीं होगी। ज़मान इसका खूबरू चेहरा खामोशी से देखेगा। वो जैसे इस चेहरे को याद करने की सही कर रहे थे, क्योंकि अब वो उनकी नज़रों से ओझल होने वाला था। इनके ऐसे देखने पर इतनी शर्मिंदगी से सुर्ख़ पड़ता चेहरा एक बेसाख्ता झुकाया था। उन्होंने इसके बालों से भरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिए। जहाँ रहो खुश रहो, हाँ, हम दो बूढ़ों को मत भूलना। ज़मानी इसके पीछे खामोशी से आंसू बहाती खड़ी रही। इसका सुकून तो इन्हें अपनी खुशी से ज़्यादा अज़ीज़ था, फिर भला वह कैसे इसे रोक सकती थी? क्या इनके पास रोकने का कोई जवाब रह गया था? मैं कैसे भूल सकता हूँ आप दोनों को? मैं भी अब भी जान और आपकी मोहब्बत को सारी ज़िंदगी खुद में समेट कर रखना चाहता हूँ। ये मेरी बताया कल है। मेरे पास किसी की मोहब्बत, किसी की दुआएँ नहीं सरदार बाबा। वली अपने आप को तो भूल सकता है, लेकिन वो आप दोनों को नहीं भूल सकता, कभी नहीं। इसकी नसवारी आँखें नम-नम सी लगती थीं। वो लहजे में तो गया सारे जहाँ की इज़्ज़त समेट आई थी। अब बातें ही करते रहोगे या फिर मुझसे गले ल मिलकर मुझे ठंडक भी पहुँचाओगे? वो उठे तो वो भी साथ ही खड़ा हुआ, फिर मुस्कुराते हुए इनके गले लग गया, मज़बूती से अपने जानदार बाजू इनके गिर्द खींचे। सरदार बाबा ने आँखें मूंदी थीं, इनके सीने पे वाक़ई ठंडक उतरने लगी थी। अरे जवान हो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतनी मज़बूती से गले लगाओगे तो हड्डियाँ टूट जाएँगी मेरी। इनकी शरारत वो हँसकर इनसे अलग हुआ, फिर बीजान की जानिब पलटा। वो आँसू साफ़ कर रही थी, मुस्कुरा भी रही थी, शायद झल्ला ना हो तो। हर दफ़ा सादा, आज देखो रुला दिया, लेकिन याद रख, शादी करनी पड़ेगी तुझे। वो हँसकर आगे बढ़ा, उसके गिर्द अपने बाजू फैलाए। बीजान बेतरह उगलते आँसू से इसकी कमीज़ भीगने लगी थी, मगर वो फिर भी खुश थी। इनका वली खुश रहेगा, इन्हें और चाहिए क्या था? कब तक जाओगे? सरदार बाबा के ये लफ्ज़ बहुत तकलीफ़ देह थे। बीबी की शादी के बाद
वो इसके लिए लफ्ज़ नसीहत थे। जाते जाते भी साथ दे रहे बरखुरदार। वो मुस्कुराए। वली ने मुस्कुराकर इसे अच्छा अब जाओ, जाकर आराम करो, सुबह से मसरूफ़ हो। वो सर हिलाता अपने कमरे की जानिब बढ़ आया, मगर दो शायद रंग आंखों के शिकवा सी इर्तिकास पे से निगाहें लम्हे भर को जीनों की जानिब फेरी थी, और फिर हाँ, फिर वो वहाँ खड़ी थी, सुर्ख लिबास में, सारी कायनात की रोशनी खुद में समाये। इसने तेज़ी से कदम आगे बढ़ाए। अमल इसे जाता हुआ देखती रही। वो तो हमेशा ही इसे पीछे खड़ी रह जाया करती थी। वो कमरे में आते ही बेदम सा सोफे पे गिरा था। आराम इसे सारी ज़िंदगी आराम नहीं आना था। अमल की सांसें इसके साथ जुड़ी थी। इसे आराम कैसे आ सकता था? इसने खफ़ीस से सर आँखों को मूंद कर सर सोफे की पुश्त से लगाया। अमल का नाजुक सरापा झम से इसके सामने आया था। इसने थक कर आँखें खोल दी। नस्वानी आँखों में बरसों की थकन नया थी। अमल ने अपने मन भर होते कदमों को ऊपर की जानिब मोड़ा। चिकने रुखसारों पर आंसू अब तक चमक रहे थे, और वो इन्हें रोकने की कोशिश में हलकान होने लगी थी। अनदेखी सी चहल पहल हर आन हवेली का अहाता किया हुआ था। वो मसरूफियात तले अपने अंदर पलते खौफनाक से नासुर को रोंद रहा था। वो इस मसरूफियात तले खुद को भी रोंद देना चाहता था। अमल से इसका अब तक सामना नहीं हुआ था, और इस पे इसने शुक्र का कलमा पढ़ा था। अगर वो सामने होती तो वो किसी का काम नहीं रहता। सुल्तान, ये यहाँ लाइट्स का इंतज़ाम करो। अभी तक गेंदे के फूल क्यों नहीं पहुँचे? कमाल करते हो, शाम को मेहंदी हवेली सजानी है और तमाम काम अधूरे हैं। उस सुल्तान को झाड़ता मुस्तकिल मुलाजमी को हिदायत दे रहा था। मुसलसल एक हफ्ते से वो घन चक्कर बना हुआ था। शादी के तमाम इंतजामात इसी के ज़िम्मे थे, और इसी ज़िम्मेदारी में वो कोई कोताही को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। वली भी जान की आवाज़ पे उसने सर उठा कर देखा। वो कॉटन का सफ़ेद कुर्ता लिए इसकी जानिब बढ़ रही थी। ये मैं तेरे लिए सफ़ेद कॉटन का कुर्ता लाई हूँ, बहुत अच्छा बीजान, पहन लूँगा। इसने एक नज़र कुर्ते को देखा तक नहीं था। बीजान खफा हुई। खुद तो तुमने कुछ लेना नहीं था ही नहीं, सोचा मैं ही कुछ ले आऊँ। खुद से इतनी बेतवज्जही, इतनी लापरवाही दुरुस्त नहीं है वली, अपना ख्याल रखा करो। इनके लहजे में फ़िक्र बोल रही थी। वो महम सा मुस्कुराया। अच्छा, अब रखूँगा। अंदाज सरासर इन्हें बहलाने वाला था। अच्छे से खबर है मुझे कि तुमने कैसा ख्याल रखना है खुद का। मैं वाकई रखूँगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो यकीन दिलाने के लिए क्या करूँ? तो यहीं रुक जाओ हमारे पास भी। जाने इतना अचानक आया कि इसकी मुस्कुराहट गायब होने में पल न लगा। मैं आता जाता रहूँगा बीजान, मगर मुझे तसल्ली नहीं होगी ना वली? इन बुरी आँखों को तुझे देखने की आदत हो गई है। इनकी आवाज़ भीगने लगी थी। वली के दिल को कुछ हुआ। बीजान की नरम सी आगोश ने इसे हमेशा सख्त दुनिया में महफूज रखा था। वो कल रुखसती के वक़्त हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाला था, और बीजान के लिए यही एहसास सुहाने रूह था कि इनका वली इनको छोड़कर जा रहा था। तो आपको भी ले चलूँगा। हाँ, मुझे भी यहाँ नहीं रहना, लेकिन फिर तेरे सरदार बाबा तनहा हो जाएँगे, तो आप दोनों चलें, तो फिर हवेली पर भूत राज करेंगे। वो इनकी बात पे बेसाख्ता मुस्कुराया था। तो तू जहाँ रहे खुश रहे। उन्होंने मुस्कुराकर उसके सर पे हाथ फेरा, फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ गईं। वो सर झटक कर दोबारा से कामों की जानिब मुतवज्जा होता मुड़ा ही था कि एकदम चट लिबास में कैद कहाँ सा वजूदी से टटका गया। अमल की पूनम शिकवा करती आँखें इससे कलाम कर रही थी, खामोश कलाम इसे ज़ख्मी कर रहा था। वो दम बख्त उसकी छेती निगाहों को देखे गया। ऐसे मत करें वली, यूँ मुझे किसी के हवाले मत करें। आप मुझे किसी को सौंप कर जा रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं वली? इसे अपने कदम पे खड़ा होना साफ लग रहा था। इनकी आँखों की बोलती इतनी जालिम होगी, इसका अंदाज़ा इसे आज हुआ था, इस पल हुआ था। मैं काँच से बनी हूँ, मुझे कच्ची खिड़की से होने से बचा लें वली। देखे मैं मर रही हूँ, मैं मर जाऊँगी वली। इसने कभी खामोशी को यूँ चिल्लाते नहीं सुना था, मगर आज ये खामोशी इसके अंदर बाहर को खामोश कर गई थी। वो ज़्यादा देर ना रुकी, बस एक आखिरी ज़ख्मी निगाह इस पर डाली और उसको ज़ख्म कर दिया। वली ने ज़ब्त से आँखें बंद की, जैसे ताज़ा लगे ज़ख्म को सहने की हिम्मत मुजतमा की है। रात मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ, सिवाय दो नफूस के हर दिल खुशता चहक रहा था। रात थका कर जब सब अपने अपने कमरों की जानिब बढ़े, तो अमल ने थके थकाए से कदम छत की जानिब मुड़े। नींद तो वैसे भी सारी रात नहीं आनी थी। इससे अच्छा था कि वो अकेली हवा में चमकते चाँद को देखकर खुद के अंदर पलती तकलीफ को कम कर लेती। तकलीफ जो अब सारी ज़िंदगी इसके साथ रहनी थी। इसे छत का दरवाज़ा खोला और टेरेस की जानिब चली आई। मदम सी ठंडी हवा और दमकते चाँद ने जैसे चुपके से इसके सारे आँसू समेट लिए थे। इसका दुपट्टा कंधे से ढलक कर हाथों पर आ गिरा।
स्याह हाफ बांधे बाल एक जानिब को अड़ने लगे थे। यकायक ऐसे कदमों की भारी चाप सुनाई दी। अमल जम सी गई, वो इस चाप को पहचानती थी। हाँ, वो इसे कैसे भूल सकती थी भला। वो इससे ज़रा फासले पे आ खड़ा हुआ था। आस्तीन ने इस पे आदत कौनियों तक मोड़े। रात के इस पैर शॉल से बेनियाज अंधेरे में भी दियोमलाई से किरदारों का अक्कासी करता हुआ। हाँ, वो वही था। इसे देखने के लिए गर्दन नहीं मोड़ी, खामोशी से चाँद को देखे गई। वो भी चेहरा उठाए चाँद ही को देख रहा था। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, मेरा हाल नहीं पूछेंगे? खुश तो हैं मुझे अज़ियत देकर, और क्या पूछूँ आपसे? वो उसके तन से मुस्कुराया था। चाँद का सहर हर जानिब बिखरने लगा, हर शय पर चढ़ने लगा, हर वजूद को ढाँपने लगा। मैं आपको अज़ियत देने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन अज़ियत दे सकते हैं। इसके जवाब बाद बहुत बरसता, बहुत दिल गिरफ्ता थे। क्या कभी तुमने किसी को इतनी बरसती से जवाब देते देखा था? इसने देखा था, इसने अमल को देखा था। क्या अज़ियत दी है मेरे अंदर अपनी आदत डाली? क्या किसी अज़ियत से कम है ये? मैं माफ़ी चाहता हूँ, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी आपको। वो इन दोनों में से किसी ने एक दूसरे की जानिब नहीं देखा था। चेहरा उठाए वो दोनों चाँद देख रहे थे। दूर से देखने पर लगता था गोया वो हम कलामी कर रहे हों। आप माफ़ नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं भी तो मुश्किल में हूँ, आप भी रहें। ज़ालिम शहज़ादियों के नक्शे कदम पर गामज़न हैं शायद आप। चाँद को देखकर लड़का मुस्कुराया था। अमल की आँख से आँसू फिसलकर कनपटी में जब्स हुआ। जी बिल्कुल, बल्कि बहुत पहले मुझे इनकी रविश इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। आपके साथ नरमी बरत कर बहुत बड़ी गलती की मैंने। गुलाम हाज़िर है, जो सज़ा देनी है दे दें। इसने पहली दफ़ा चेहरा इसकी जानिब फेरा था। चाँद की चाँदनी में अमल के रुखसारों पर कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ। आपकी सज़ा ये है कि मैं नफ़रत करने लगी हूँ आपसे। वो हँसा था, अजीब आँसुओं से नम होती हँसी थी वो। अमल के आँसू तेज़ी से साथ गिरने लगे थे। बहुत ज़ालिम हैं आप। आपसे कम हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा बीबी। मैं आज भी आखिर तक आपके काबिल नहीं हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, मुझसे नफ़रत के मैं इसी काबिल हूँ। आप खुशकिस्मत हैं कि मुझसे नफ़रत कर पा रही हैं। मुझे देखें, मैं तो कभी भी आपसे नफ़रत नहीं कर सकूँगा। मुझे तो सारी ज़िंदगी आपसे मोहब्बत करते गुज़ारनी है। अमल के आँसू बहुत तेज़ी से साथ लड़ख रहे थे। इसने अपनी जेब से रुमाल निकाल के इसकी जानिब बढ़ाया। वो इसके लिए इतना तो कर सकता था, इसने आगे की इसको इजाज़त नहीं थी। अमल ने इसके हाथ से रुमाल लिया और खामोशी से बहते आँसू को इसमें जब्स किया। वली आहिस्ता से पीछे हटा। अमल ने इसे मुड़कर नहीं देखा। वो इसे जाते हुए नहीं देख सकती थी। वो मुड़ा और तेज़ी के साथ ज़ीने फैलाते उतरता चला गया और अमल वो सारी रात टेनिस से लगकर बैठी रोती रही। वो आज आखिरी दफ़ा एक साथ ही रो लेना चाहती थी। हमेशा से दो नफीस की मोहब्बत का गवाह चाँद आज भी इतना ही खामोश था जितना हमेशा रहा करता था। सुबह बहुत ख़ौफ़ज़दा सी तलू हुई थी। माहौल में अब्र आलूद मौसम की घुटन रची बसी थी। आज दोपहर निकाह था और फिर वली को इस हवेली के से हमेशा के लिए जुदाई थी। वो सपाट सा तेज़ी से कामों को सर अंजाम देता अपने अंदर मची तोड़-फोड़ को बमुश्किल ढाँप रहा था। वो इन कामों में खुद को ख़त्म कर लेना चाहता था। निकाह ख़्वाह अमल के कमरे की जानिब बढ़ा तो इसके कदम एक पल को लर्ज़ा के रह गए। वो गहरे साँस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगा। उसकी साँसों में कतरा-कतरा तहलील होने लगी थी। अमन ने ज़ोर से दुपट्टा मिट्टी में भींचा। वली का साँस रुकने लगा था। इसकी कोई रूह भींच रहा था। वली तुम ठीक तो हो ना? बीजान परेशान हो गई थी। इसने इस बात में सर हिला के इन्हें तसल्ली दी। फिर इनसे मुआज़रत करता अपने कमरे की जानिब पर दौड़ा। सफ़ेद सलवार कमीज़ में इसकी कसरती जिस्म नुमाया थी। वो लोगों को धकेलता मैदान में रास्ता बनाता भाग रहा था। अमन का जिस्म बर्फ़ हो रहा था। इसके लब सफ़ेद पड़ रहे थे, निगाहें फतरा रही थी। वली ने कंधे पर धरी कत्थई शाल का एक सिरा ज़ोर से दूसरे कंधे पर डाला। निकाह ख्वाह मामूल की कार्रवाई कर रहा था। वो धुआं-धुआं चेहरे लिए निकाह नामे को देखे गई। इसकी उँगलियाँ बेजान हो रही थी। हाथ में फँसा कलम लड़खड़ा रहा था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वली आस्तीन मोड़ता वॉश बेसिन पे झुका। चेहरे पे पानी के झपट्टे मारे। कबूल है, लज़ज़ती आवाज़ सबकी समझ से टकराई थी। वली ने बेसन के किनारों को ज़ोर से थामा। कबूल है। अमल की आंखें मुतवरते बहने लगी थी। वली की आंख से आंसू टूट कर गिरा। इसे अपनी ज़िंदगी की सारी ज़िल्लत याद आ रही थी। इसे हर दर्द से मिली धुतकार, हर दरवाजे से पड़ी गालियाँ याद आ रही थी। इसे सब याद आ रहा था। गहरे-गहरे साँस लेकर इसने अंदर मची तोड़-फोड़ का सँभालने की कोशिश की। नसवारी आँखें सुर्ख हो रही थीं, दाँत पर दाँत जमे थे। कबूल है। इसने तौलिए से चेहरा खुश किया और सामान समेटा और खचाखच भरी हवेली से निकल आया। अब के सपाट सा ड्राइविंग करता हुआ आगे ही बढ़ रहा था। इसके चेहरे से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है। इसने सफ़ेद हवेली और उसके मकीनों को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया था। इसने आप कहीं भी वहीं पीछे छोड़ दिया था। ज़मान ने दूर उड़ती इस गाड़ी को जाते देखा।